हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर है और बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी जो चाहे बीकॉम के लिए हो, चाहे आपकी जो है आगे एमबीए के लिए हो, चाहे एमकॉम के लिए हो, जिसमें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे वहाँ पर इस चैप्टर का बहुत ही सिग्निफिकेंट यूज़ है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक टॉपिक आता है डिमांड फोरकास्टिंग, राइट। तो डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिग्निफिकेंट चैप्टर है। इसके बारे में वन बाय वन आप सुने। डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्री एस्टीमेट लगाना, पहले से किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना, जो चीज़ अभी है नहीं उसके बारे में बात करना, राइट। और स्पेसिफिकली अगर हमने उसको डिमांड के साथ जोड़ दिया तो हम बात कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट होगा जो कंपनी आपकी जो है बेचती होगी, राइट, और पर्टिकुलर प्राइस पे बेचती होगी, अलग अलग ईयर्स में डिफरेंट सेल्स उसने अचीव की होंगी। तो बात ये आ रही है कि अभी फ्यूचर ईयर्स में उसकी डिमांड क्या होगी, उसी सेम प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, उस डिमांड के बेसिस पे सेल क्या होगी। अब ऐसा नहीं है कि जो फोरकास्टिंग है केवल सेल्स से रिलेटेड हो, फोरकास्टिंग प्रोडक्शन की यूनिट से रिलेटेड भी हो सकती है। अगर आप सेल को फोरकास्ट करेंगे, सेल का अनुमान लगाएंगे कि फ्यूचर में कितनी होगी, तो सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना भी तो पड़ेगा। तो आपको वो एस्टीमेट प्रोडक्शन के लिए भी करना पड़ेगा कि आपको कितनी यूनिट्स बनानी पड़ सकती है। एक बात कॉमन है कि अगर आपको फ्यूचर की सेल्स की फोरकास्ट करनी है तो उसका बेसिस रहेगा जो प्रीसीडिंग आपकी सेल्स रही है, प्रीसीडिंग ईयर्स में जो आपकी सेल्स रही है वो एक बेस रहेगा, राइट। दूसरी ओर अगर आपको फ्यूचर की प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी होंगी उसका एस्टीमेट लगाना है तो उसका बेस रहेगा कि प्रीसीडिंग पीरियड में, हिस्ट्री में आपका जो है प्रोडक्शन का डिटेल कितना रहेगा, राइट। तो अभी जैसे 2021 चल रहा है, कोई भी कंपनी है उसके पास अभी तक जो उसने काम किया है उसकी डिटेल होगी। उसने अगर आपका जो है 2015 में, 16 में, 17, 18, 19, 20 तक जो भी प्रोडक्शन किया है उसकी इंफॉर्मेशन होगी उसके पास। तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे फ्यूचर ईयर्स जैसे 2021, 22, 23, 24 के लिए वो एक एस्टीमेट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। और इसी तरीके से उनके पास सेल्स की भी फिगर्स होंगी इन रुपीज़, इन यूनिट्स, राइट। प्रीसीडिंग 3 ईयर्स की, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स की, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स की, उसके बेसिस पे वो फ्यूचर की सेल्स का एक एस्टीमेट लगा सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि साहब क्या टेक्निक यूज़ होगी फोरकास्ट करने के लिए, फोरकास्ट क्यों ज़रूरी है, वाई फोरकास्ट इज रिक्वायर्ड, द क्वेश्चन कम्स इन टू योर माइंड। फोरकास्ट तो साहब अगर आप घर से निकलते हो तो तुरंत ज़रूरी हो जाता है, आपको एक अनुमान मालूम होना चाहिए कि मेरी जेब में मैं कितने पैसे लेकर चलूँ, कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो अगर पंचर हो गया तो कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, या फिर सब्जी लेने जा रहे हो तो फोरकास्ट पहले कर लेते हो कितने पैसे लेकर चलूँगा मेरी सब्जी आ जाए घर की। इस टाइप की चीज़ होती है फोरकास्ट। तो इसी तरीके से बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो वहाँ पर अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे। वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, इन एडवांस करते हैं, सामने आ जाती है तब नहीं करते हैं कि कस्टमर आ गया, आप साहब मेरे को इसको सप्लाई करना है तो मैं और पहले प्रोडक्शन करूं फिर उसके बाद में से सप्लाई करूं, ऐसा नहीं है, राइट। दे जनरेट द एस्टीमेट। एस्टीमेट ऐसा नहीं है कि केवल प्रोडक्शन का हो सकता है, केवल सेल का हो सकता है। फोरकास्टिंग रन्स की भी होती है, जैसे क्रिकेट हो रहा है तो वहाँ रन्स की भी फोरकास्टिंग हो सकती है कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के 6 ओवर्स में पर ओवर इतने इतने रन इंडिया की टीम ने मारे, तो अगले जो 4 ओवर्स और खेलेंगे, वो एज्यूम 4 ओवर्स और खेलने हैं उन्हें, तो कितने रन्स पड़ेंगे, वो एक एस्टीमेट है, एक ट्रेंड है। अगर आपकी भी फोरकास्टिंग हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस की, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि साहब 10th में आपने ये किया, 12th में आपने ये किया, ग्रेजुएशन में आपने ये किया, तो फोरकास्टिंग पता चल सकती है कि एमकॉम में क्या करेंगे, अनुमान लग सकता है। आपको एडमिशन इस बेसिस पे तो मिलता है, आपकी डिग्री, मार्कशीट जो भी आपके पास अभी तक कराया आपने, आपको जॉब उसी बेसिस पे तो मिलती है, आपकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया वही है। तो फोरकास्टिंग इज अबाउट एस्टिमेटिंग फॉर फ्यूचर,
विच इज़ येट टू कम, जो अभी होना है, अभी आया नहीं है। तो लेट कम बैक टू हर टॉपिक दैट इज़ वेरी रिक्वायर्ड कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक मुझे आज ही फिनिश करना है इस लेक्चर में, तो समय का ध्यान रखते हुए डिमांड फोरकास्टिंग को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं आपको नोट करा सकता हूँ एक लाइन, आप नोट करेंगे साथ में। डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स, इसको यहीं से, इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स, is an estimate of sales during a specified future period, specified future period based on proposed market plan and a set of particular preceding details of past sales। तो मैंने अपने हिसाब से इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि ये क्या होता है, एस्टिमेट लगाते हैं हम किस लिए, स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के लिए। स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल हो सकते हैं, और किस बेसिस पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारी हमें मार्केट स्ट्रैटेजी ध्यान में रखनी है, मार्केट प्लान अपना तैयार करना है, इसलिए हम करेंगे। और उसका बेसिस क्या होगा, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगी सेल्स की या फिर प्रोडक्शन की, उस बेसिस पे आप फोरकास्टिंग सेल्स की करेंगे तो हिस्टोरिकल पीरियड की सेल्स मुझे चाहिए, आप फोरकास्टिंग प्रोडक्शन की करेंगे तो प्रीसीडिंग हिस्टोरिकल पीरियड का मुझे प्रोडक्शन का डिटेल्स चाहिए। इज दैट ओके, क्लियर? लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमें पूरे करने होते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कि हमें पता करना है कि हमें अगर ये वाला प्रोडक्शन करना है टारगेट तो हमें कितना फंड की ज़रूरत पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ हमें अपना मार्केट एक्सपेंड करना है, राइट। ये सब चीज़ें हैं। अभी सीधे मैं इसका न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कराने की तरफ चलूँगा, दैट्स मोर रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। वी आर नॉट टेकिंग वेरी लॉन्ग एनफ इन दिस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो सिंपल सी बात केवल ये है कि अगर हमें फोरकास्टिंग करनी है तो कौन सी टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है डिमांड फोरकास्टिंग की। स्टैटिकल टूल्स होते हैं, राइट। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन का मेथड होता है। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का एक टूल होता है, रिग्रेशन एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, राइट, मूविंग एवरेजेस होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड्स है। तो अभी आप हेडिंग दे दीजिए कि स्टैटिकल मेथड्स इसके लिए कौन से स्टैटिकल मेथड्स यूज होते हैं। तो हमारे पास है एक ग्राफिक मेथड, दूसरा हमारे पास है सेमी एवरेजेस, तीसरा मेथड हमारे पास है मूविंग एवरेजेस, फोर्थ मेथड हमारे पास है आपका जो है लीस्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन।
नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है रिग्रेशन एनालिसिस, एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, तो वो ग्राफिकल मेथड का दूसरा नाम होता है। ट्रेंड मेथड होता है, ग्राफ पे हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो आगे की इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेट मी मेक यू मोर क्लियर। जैसे 2011, 2012, 2013 और 2014 की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, किसी भी चीज़ की सेल्स की दे रखी है कि 10 लाख रुपए की सेल यहाँ हुई, 12 लाख रुपए की सेल यहाँ हुई, 15 लाख रुपए की सेल यहाँ हुई, यहाँ पर आपकी 14 लाख रुपीज़ की सेल हुई। तो आपसे पूछा है कि 2015 में क्या सेल होगी, 2016 में क्या सेल हो सकती है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। तो बेस ये है कि 2011 से 14 तक जो आपने सेल करी है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है इन लैक्स, और उसके बेसिस पे फ्यूचर में आपकी कितनी सेल होगी ये आपसे पूछा है, राइट। जो मेथड हम इसमें सीखने वाले हैं दैट इज लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड इन दिस। उसकी तरफ चलते हैं। तो जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसमें एक तो सिंगल इक्वेशन वाला मेथड है और एक टू लीनियर इक्वेशन वाला मेथड है। तो हम टू वाला लेके चलेंगे और सारे सवाल उसी से सोल्व करेंगे। लीस्ट स्क्वायर्स इक्वेशंस, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशंस दो होती हैं। नंबर वन, समेशन y इक्वल्स टू na प्लस b समेशन x, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। और स्टूडेंट्स एक ट्रेंड इक्वेशन होती है, ट्रेंड इक्वेशन जो हमारी फोरकास्टेड वैल्यू कैलकुलेट करती है। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होती है, ये ट्रेंड इक्वेशन होती है। फ्यूचर के किसी भी टाइम के लिए अगर आपको कोई फोरकास्टेड वैल्यू निकालनी है तो वो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकलती है। एक एक करके आप बात समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो समेशन y टोटल या फिर सम ऑफ सेल्स ऑब्लिक प्रोडक्शन ऑफ गिवन पीरियड, जिस भी टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन का टोटल। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, x का मतलब होता है यहां पर, एक्चुअल में समेशन x है वो, तो हम लिखेंगे टोटल ऑफ टाइम डेविएशन, टोटल ऑफ टाइम डेविएशन। एंड टाइम डेविएशन या फिर जो भी चीज x में लिखी हो जिसके बेसिस पे दूसरी चीज कैलकुलेट करनी हो। अब जैसे मैंने अभी ईयर का लिखा था तो ईयर के बेस पे आगे के ईयर्स का कैलकुलेट करना है तो डेविएशन ईयर्स का निकलेगा। अगर कोई और इंफॉर्मेशन है कि प्राइस के बेसिस पे आपको डिमांड पता करनी है, प्राइस दे रखे हैं तो प्राइस ये हो जाएगा तो डिमांड क्या होगी, तो प्राइस मेरा x हो जाएगा, उसका डेविएशन, राइट। ये तो सवाल जैसे जैसे आते जाएंगे तो आपको क्लियर होती जाएगी बात। अब इसके बाद समेशन एक्स वाई क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन एंड सेल्स। समेशन एक्स स्क्वायर क्या है, टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टाइम डेविएशन। मैं टाइम एक स्टैंडर्ड चीज मान के चल रहा हूं यहां पर कि टाइम आपको दिया होगा, ईयर आपको दिया होगा, उसके बेसिस पे दूसरी चीज कैलकुलेट करनी होगी, तो मैं टाइम लिख रहा हूं। जो भी वैल्यू एक्स की होगी उसका डेविएशन यहां पे आप फाइंड करोगे।
फिर इसके बाद क्या रह गया बताना, ए और बी। ए और बी होते हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन है। क्लियर? आप पूछोगे एक्स क्या है इसके अंदर, ये तो टाइम डेविएशन। अभी न्यूमेरिकल में इस चीज को सोल्व करके देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, कोई सी भी बुक आप रेफरेंस करोगे, वहां से सवाल करोगे, तो उसमें दो मेथड दिए होंगे, एक सिंगल इक्वेशन वाला और एक डबल इक्वेशन वाला। तो आई वांट यू ऑल टू यूज द मेथड ऑफ टू इक्वेशन इन एवरी क्वेश्चन, राइट? सो दैट you need not to learn ke when to use one equation and when to use two equation. You need to, if you are perfect in solving the numerical by using two equations, then it is okay, no problem with that. सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। एक सवाल लेते हैं और उसके हिसाब से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। लिखिए जरा, एनुअल सेल्स of an ideal trader are as follows. Annual sales of ideal traders are as follows. Estimate the annual sales for the next 5 years. कोई ट्रेडर है, उसके आपकी जो है सेल्स गिवन है, अगले 5 साल की सेल का एस्टिमेट आपको लगाना है, राइट? तो आप लिख लीजिए, ईयर्स की इंफॉर्मेशन है 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, और जो सेल्स है रुपीज इन लैक्स है। सेल्स रुपीज इन लैक्स है। 100 लाख की सेल है 2010 में, 110 की सेल है 2011 में, देन 115, देन 120, देन 135, एंड देन वी हैव 140, राइट? देन वी हैव 140। एक बार और रिपीट कर देता हूं, एनुअल सेल आइडियल ट्रेडर की दे रखी है आपको। एनुअल सेल्स अगले 5 साल की निकालनी है, उसका मतलब 2016, 17, 18, 19, 20 की निकालनी है। और सेल्स की इंफॉर्मेशन इन लाख रुपीस दे रखी है, 100, 110, 115 एंड 120, 135 एंड 140। अब देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन आप उठाया, किसी भी बुक से उठाया है, इसमें ना सिंगल इक्वेशन के मेथड से सोल्व करके दिया हुआ है। मैं इसको 2 इक्वेशन के मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा और आंसर विल रिमेन द सेम। और जैसे मैं सोल्व करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सारे सवालों को वैसे ही सोल्व करना जिससे आप मैच भी कर पाएँ, क्योंकि अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग वैल्यूज आएंगी, आप कंफ्यूज होगे। लेट्स हैव अ लुक इन दिस। इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ईयर्स 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015. This is the given information. Then we write sales in lakh, और इसको हम डिनोट करते हैं y, जिसको आप लिख दीजिए 100, देन 110, 115, 120, 135, देन वी हैव 140। क्लियर? अब देखो साहब, हमें x फाइंड करना है। x माने टाइम डेविएशन। मैं कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं बता रहा कि नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हैं, इवन है, राइट, या फिर ऑड हैं, आपको ये तब यूज़ करना है। मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ ईयर्स जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, कोई इवन हो, ऑड हो, आपको सब में सेम सॉल्यूशन करना है जो मैं करने वाला हूँ। आंसर सेम आएंगे, कोई परेशानी कभी नहीं आएगी।
गारंटी, लेबोरेटरी टेस्टेड है, राइट। बहुत मेहनत की है लेबोरेटरी में, पहले हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क आता है। कोई ओके साहब शॉर्टकट क्या है, तो पहले बहुत सारा हार्ड वर्क कर लो, उसके बाद शॉर्टकट आता है। शॉर्टकट सीधे नहीं आता कभी, हार्ड वर्क किया होता है किसी ने अगर कोई शॉर्टकट बता रहा होता है तो। अब देखिए इन दिस 2011 सेकंड वाले को एज्यूम मानना, क्लियर। मुझे करना क्या है, ये 2011 इन सारे ईयर में से मुझे लेस करना है, ठीक है। 2010 में से 2011 लेस करेंगे, आप क्या आएगा, -1 आएगा। 2011 में से 2011 लेस करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 2012 में से 2011 लेस करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 2013 में से 2011 लेस करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। 14 में से 11 लेस करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 4 आएगा। बात समझिए आप, सेकंड वाला ही एज्यूम मानना है, और जो एज्यूम माना है उसी को सारे ईयर्स में से लेस करना है। आई रिपीट, 2010 में से 11 घटाया, 12 में से भी 11 को ही घटाना है सब में से। बच्चे क्या कर देते हैं साहब, दूसरी चीज घटाना चालू कर देते हैं, फिर अलग चीजें आना चालू हो जाती हैं, राइट। तो वो नहीं करेंगे हम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का मतलब उसका उसी में मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। What next we are supposed to do is x into y. This is x, this is y. This column denotes x, this column denotes y. -1 into 100, what shall come, 99। देखिए हाँ कर देते हैं बच्चे तो। 100 into -1, what will come, 99। So what will come, -100 will come. This is the important thing where student is stuck and commit mistakes. 100 into, we don't have to deduct, we have to multiply it। 100 into -1, माइनस नहीं मतलब घटाएंगे नहीं, उसमें से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 100 हो गया बाबूजी। 100 into 10, 1100, so 110। अलग अलग आंसर आते हैं। देखिए किसी का 110 में 0 का मल्टीप्लाई करने पर 1100 आ सकता है, किसी का 110 आ सकता है, लेकिन जो आना चाहिए दैट इज 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी डिजिट becomes 0। 115 into 1, 120 into 2, 135 into 3, 140 into 4। What exactly we are doing? We are just finding the values required in these two least square equations। इन दो लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन में पुट करने के लिए जिन वैल्यूज की जरूरत है उनको हम इस टेबल से फाइंड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, गेट दैट। हरे कृष्णा। अब आगे देखिए इन दिस व्हाट नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, ट्रेंड इक्वेशन हम यहां पर लिख देते हैं, वाई ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज y equals to a plus bx। this is what happening। so सम करते हैं इनका, total of this 1 2 3 4 5 6, n equals to 6 number of years। सेल्स का टोटल करिए, इट कम्स 720। चेक कर लीजिएगा लेकिन। x का टोटल करिए 720, 4 and 3 7 and 2 9 and 1 10 minus 1 9, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 में से 1 गया 9, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड करिए, 16 and 9, 25 and 4, 29 and 1, 30 and 1, 31। फाइंड द टोटल ऑफ सिग्मा एक्स वाई, व्हाट विल कम। आपको करना क्या है सुन लो, प्लस वाली वैल्यूज ऐड करनी है ये सारी, फिर उसके बाद ये घटानी है 100, 1 2 2 0। लेट मी टेल यू अगेन व्हाट यू हैव टू डू, add these 4 values, deduct this minus value from the total, then comes 1 2 2 0। is that okay? let's move further। ये जो आपकी 2 इक्वेशंस लिखी हैं
इनकी वैल्यूज मुझे पुट करनी है, यहां पर करूंगा इस जगह पर, राइट। समेशन y की वैल्यू कितनी है 720, लिख देता हूं मैं 720 इक्वल्स टू सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए, एन कितने हैं 6 है, 6a प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स कितना है 9, वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो ना मैं इक्वेशन में सिग्मा वाई की वैल्यू लिखी मैंने 720 इक्वल्स टू एन ए, एन 6 लिखा मैंने, ए लिखा, प्लस बी सिग्मा एक्स मेरा 9 है, मैं 9 बी लिखूंगा, क्लियर है 9 बी, दिस कम्स टू इक्वेशन 1। मूव ऑन टू सेकंड, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू चाहिए मुझे, कितनी है वो, कितनी है 1220, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1220, राइट। अभी क्या चाहिए मुझे, सिग्मा एक्स वाई लिख दिया मैंने, ए सिग्मा एक्स की कितनी वैल्यू है, कितनी है 9, यस 9 ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यू है 31, यस 31 बी लिख देता हूं यहां पर, इक्वेशन 2 हो गई है। रीचेक वंस मोर, सिग्मा वाई लिख दिया, एन ए लिख दिया, प्लस बी सिग्मा एक्स लिख दिया, और सिग्मा एक्स वाई 1220, ए सिग्मा एक्स 9a प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट वाज 31, दैट्स इट। अब देखिए क्या महत्वपूर्ण काम हम करेंगे, या तो मैं b को कैंसिल करूंगा, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, या तो मैं b को कैंसिल करूंगा सिमिलर करके, ये 9 है, ये 31 है, मुझे 31 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का नीचे इक्वेशन में, या फिर मैं a कैंसिल करूंगा, a कैंसिल करने के लिए मुझे 9 का ऊपर करूंगा मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन में, या फिर और 6 का नीचे करूंगा इक्वेशन में, राइट। या फिर मैं कोई दूसरा तरीका निकाल सकता हूँ, लाइक मैं इन्हें 18 बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा, राइट। ये मुझे मालूम है कि 18 बनाने से हो जाएगा, बट स्टिल आई वांट के किसी को प्रॉब्लम हो, उसको कोई इजी वे चाहिए, उसको नहीं मालूम पड़ रहा कि 18 बनाने से कॉमन हो जाएगा, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 का हो जाएगा, मैं डिलिबरेटली ये कर रहा हूँ, 31 का ऊपर कर देता हूँ, 9 का नीचे कर देता हूँ, राइट, देन ऑल्सो रिजल्ट विल कम। से 31 का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूँ, 9 का नीचे कर रहा हूँ, जिससे b सिमिलर हो जाए। कैलकुलेशन साथ साथ करनी पड़ेगी आपको, 720 का 31 में मल्टीप्लाई करिए, इस जब भी सुन लो, इस 31 का मल्टीप्लाई मुझे इस इक्वेशन में करना है, तो इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, तीनों वैल्यूज में होगा। मतलब कोई आपके घर के बाहर आया है रिश्तेदार मिलने, तो घर में आएगा तो सबसे मिल के जाएगा हाथ मिला के, ये घर के बाहर खड़ा है, अंदर आया, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, सबसे मिले। बोलो साहब कितना आया मल्टीप्लाई इसका 720 का 28080, और 31 का 6 में 186, 22, yes 22320, right। Now move further, 31 into 6 186a, right, 31 into 9 279, this is equation 3। move on to equation 4, ये 1 थी, ये 2 थी, मैंने 31 का इक्वेशन मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया, तो न्यू इक्वेशन मेरे पास आ गई जो थर्ड इक्वेशन कहलाएगी, क्लियर है। अभी सेकंड इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करो, 10,980, कंफर्म्ड। अभी देखिए इन दिस 9 का 9 में मल्टीप्लाई करो, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें भी होना है, इसमें भी होना है, इसमें भी होना है, 9 9 से 81, एंड 9 का मल्टीप्लाई 31 में करो, 279 बी, इक्वेशन 4 इट इज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, साइन कौन से कैंसिल होते हैं, सिमिलर कैंसिल नहीं होते हैं, अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं, अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, अपोजिट साइन नहीं है, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये प्लस है, माइनस कर दिया, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है, अगर माइनस का होता तो नीचे हम चेंज करने के लिए प्लस करते, कुछ नहीं लिखा है, प्लस मान रहे हैं, नीचे हम क्या कर रहे हैं माइनस, ये प्लस है, इसको क्या कर रहे हैं माइनस, कैंसिल हो गया ये,
अभी 186 में से 81 लेस करिए, कितना आता है? 105 ए। 22 320 में से 10 980 माइनस करिए, 11 340। तो 11 340 डिवाइड 105, व्हाट शैल कम? एग्जैक्ट वैल्यू 108। ओके, कभी कभी डेसिमल में भी आ जाती है। उन्होंने बच्चे कहते सर का तो एग्जैक्ट आया था, डेसिमल में आगे घबरा जाते हैं। डेसिमल में आएगी तो वही वैल्यू पुट करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन सही करनी है। आगे देखो, पुटिंग वैल्यू a इक्वल्स टू 108 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 ये है, 720 इक्वल्स टू 6 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 108 प्लस 9b। इज दैट ओके? इस इक्वेशन में 720 6 इंटू a की वैल्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने? 108 जो मेरा आया था, प्लस 9b एज इट इज है। सही है ना? नो प्रॉब्लम। करिए इसको कैलकुलेट। 648 प्लस 9a, सॉरी 9b। अच्छा एक बात सुनो, एक रूल है, प्लस का होता है अपोजिट साइड जाता है माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है अपोजिट साइड जाता है प्लस का हो जाता है। मल्टीप्लाई की कोई वैल्यू हो जाती है अपोजिट साइड जाती है डिवाइड की हो जाती है, डिवाइड की वैल्यू होती है अपोजिट साइड जाती है मल्टीप्लाई की हो जाती है। राइट? ये रूल्स है ना मैथ के। तो 648 प्लस का है, इसके पास जाएगा अपोजिट साइड का हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 9b। डिडक्ट करिए, कितना आ रहा है? 72 9b। b इक्वल्स टू कितना हो गया? 72 बाय 9 दैट इज 8। क्लियर? b इक्वल्स टू 8। अब आगे सुनिए आप, इसके बाद क्या करना है आपको? आपको इस ट्रेंड वैल्यू में फीड करना है इसको। दिस इज व्हाट द ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड इक्वेशन, और इसमें फीड करके आप बनाइए आपकी जो ट्रेंड इक्वेशन आई है। y इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 10 प्लस b की वैल्यू और x, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a और b वेरिएबल्स हैं, कैलकुलेट करने पे आंसर आता है। राइट? पूरा कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है? y इक्वल्स टू a प्लस बी है। a की वैल्यू कितनी निकली? 108। b की कितनी निकली? 8। इज दैट ओके? नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए कि ये ट्रेंड वैल्यूज कैसे हम फाइंड करते हैं। ट्रेंड वैल्यू जैसे इस सवाल को जो मैंने आपको दिया है उसमें आपसे पूछिए अगले 5 साल की, तो पहले मैं अगले 5 साल की निकालता हूँ। राइट? तो और कोई सवाल होगा जिसमें सेम ईयर्स की भी पूछेगा, वो कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स कैलकुलेट कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ये रही मेरी नेक्स्ट 5 ईयर्स की वैल्यू। राइट? तो पहला ईयर अगला कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 2016 होगा। 2016 होगा। 2016 के लिए a की वैल्यू कितनी है साहब मेरे पास? 108। b की वैल्यू कितनी है? 8। x की वैल्यू निकालनी है मुझे। काय की निकालनी है? x की। कैसे निकालनी है? जैसे पहले निकाली थी। पहले कैसे निकाली थी? 2011 को आपने लेस किया था, जिस ईयर का डेविएशन चाहिए था। अभी मुझे डेविएशन 2016 का चाहिए, तो मैं 2011 को उसमें से माइनस कर दूंगा। 2016 माइनस 2011। राइट? 2016 माइनस 2011 कितना आया? 108 प्लस 8 इंटू 5। 2016 में से 2011 लेस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 8 का 5 में और जोड़ोगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो 40, 108 में जोड़ो, कितना हुआ? 148। इज दैट ओके? अभी इसके बाद 2017 चाहिए मुझे। क्या करूं? 108 प्लस 8 इंटू क्या करूं? 2017 माइनस 2011। 17 में से 11 लेस किया, कितना आएगा? 6। 6 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे कितना आएगा? 48। 48 108 में जोड़ोगे कितना आएगा? 156। ऐसे ही 2018 का, 19 का, 20 का निकाल लेंगे आप। चलो मैं एक और निकाल देता हूँ। 108 प्लस
8 इंटू अगला क्या करना है मुझे 2018 माइनस 2011, राइट, ठीक है ना, तो 164 आएगा। ऐसे ही अगला निकालोगे तो 172 आएगा। अपने आंसर्स आप मैच कर सकते हो, 148, 156, 164, 172, 180 सेम आ रहे हैं। मैंने जो क्वेश्चन जिस बुक से लिया है उसमें उन्होंने एक अलग मेथड से किया है, एक इक्वेशन के बेस पे, मैंने 2 इक्वेशन से किया है, उसका आंसर सेम आया है। मैं ये चाहता हूँ सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से करें, एक इक्वेशन वाला या दूसरा कोई मेथड बुक में हो उसको फॉलो नहीं करें, और आंसर सारे आएंगे, कोई समस्या कभी नहीं आती, राइट। अच्छा, अगर आपको गिवन ईयर्स की भी ट्रेंड वैल्यू क्वेश्चन में पूछी हो, गिवन ईयर्स की भी ट्रेंड वैल्यू क्वेश्चन में पूछी हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे ये ईयर्स हैं, ये तो इनकी एक्चुअल सेल की इंफॉर्मेशन है, दिस इज एक्चुअल डाटा, दिस इज एक्चुअल डाटा। अब ट्रेंड वैल्यूज मुझे इसकी फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, आपका जो है मैं इक्वेशन लिख दूं पहले, यहां पे क्या थी 108 प्लस 8x, तो मैं क्या करूंगा 108 प्लस 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1, एक्स की वैल्यू क्या है -1। भाई 2011 में से 2011 को 2010 में से लेस किया तो -1 आया था ना, यहाँ तो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, माइनस थोड़ी करना पड़ेगा, तो सीधे कर दो सोल्व, कितना आ गया 100। यहाँ पर कितना आएगा 108 प्लस 8 इंटू 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, कितना आएगा 108, 108 प्लस 8 इंटू 1 कितना आएगा 116, 108 प्लस 8 इंटू 2 कितना आएगा 124, 132, 140, सही है ना? ऐसे ही निकालेंगे ना, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और समझा दूं मैं आपको, लिख दूं, चलो लिख देता हूँ, 108 प्लस 8 इंटू 3, 108 प्लस 8 इंटू 4, ये लो। अभी ग्राफ पेपर पे भी कभी ये प्लॉट करने को कह देता है हमसे, तो ग्राफ पेपर पे कभी हम प्लॉट करते हैं तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है OX OY, यहां पर हम ईयर्स प्लॉट करते हैं। ईयर्स कौन से हैं 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 2016, ये हमारी ईयर्स होते हैं। और यहाँ पर हम सेल्स या आउटपुट जो भी है उसको पुट करते हैं, ठीक है, सेल्स या आउटपुट जो भी है उसको पुट करते हैं। 2010 में मेरी सेल्स क्या थी 100 थी, अब मैं ऐसा करूँगा कि 100 के गैप में मान लूँगा, राइट, 100 के गैप में तो नहीं मान सकते, सब में 10-10 का डिफरेंस हो रहा है, तो 100 इसको मैं बीच में जिगजैग कर दूंगा, 100, 110, 120, 130, 140, इस तरीके से मैं प्लॉट करूंगा। एक बात समझ लेना, जो ग्राफ पे प्रोजेक्शन होगा इस डिटेल का, उसमें जो एक्चुअल डाटा है उसकी इंफॉर्मेशन ऐसे प्लॉट होगी, ये ओरिजिनल डाटा होगा, राइट, थोड़ा ऊपर नीचे होता हुआ जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी है ये वाली, ये सारी ट्रेंड वैल्यूज, राइट, ये सारी ट्रेंड वैल्यूज है, वो जो ट्रेंड वैल्यूज है वो ऐसे जाता है स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड वैल्यूज। इसकी जगह पे हम ये वाली इक्वेशन भी लिख देते हैं, क्या नाम है इसका 108 प्लस 8x। अब मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं गया इस पे, रीजन बीइंग कि आप एकदम नहीं कंफ्यूज हो जाओ। एक ब्रीफ रिकैप 1 मिनट में। लीस्ट स्क्वायर्स इक्वेशंस ये होती हैं, सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस बी सिग्मा x, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है ईयर की और सेल्स की। आपने क्या करना है इसके बेस पे अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स की ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करनी है। ईयर्स लिख लिया, सेल्स लिख लिया, ईयर्स का टोटल, नंबर ऑफ ईयर्स 6, सेल्स का टोटल सिग्मा y 720, इसको डेविएशन मानकर 2011 को मतलब एज्यूम मानकर डेविएशन निकाला, x आया, इसका टोटल सिग्मा x, x का स्क्वायर किया सिग्मा x स्क्वायर, इसका टोटल, इन x का y में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज xy का टोटल, राइट। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी, b को सिमिलर किया मैंने, b को सिमिलर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा,
31 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा और 9 का नीचे। इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज़ में होगा। दो इक्वेशन आई जिनमें b की सिमिलर वैल्यू आई हमारे पास, साइन चेंज किए, कैंसिल किया, a की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 में पुट की, b की वैल्यू निकाली, a और b की वैल्यू पुट करके ट्रेंड इक्वेशन हमारी डेवलप हो गई। फिर उसमें हमने टाइम डेविएशन जो भी, जैसे 2016 का पूछा है तो 108 + 8 इंटू 2016 माइनस जो बेस ईयर था आपका 2011 माइनस किया, डिफरेंस 5 का मल्टीप्लाई किया, ऐसे निकाला। ऐसे ही 17, 18, 19, 20 एग्जिस्टिंग ईयर्स की ट्रेंड चाहिए होगी तो फिर वो जो गिवन एक्स है उसका मल्टीप्लाई होता जाएगा, इस ट्रेंड इक्वेशन में आ जाएंगी वैल्यूज। जब भी हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जो ऐसे जिगजैग वाली लाइन जाती है प्रोडक्शन की या सेल्स की, वो ओरिजिनल डाटा होता है, और जो एक्चुअल ट्रेंड वैल्यूज आप शो करते हैं ये वाली, वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, राइट। ये बात पूरी है। आपको करना क्या है कि कम से कम पहले इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है, एक बार नहीं आया दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, और जिस टाइम देख रहे हो उस टाइम करते जाना है, और करने के बाद में इस सवाल को बिना देखे करना है। फिर क्वेश्चन में जो आपकी बुक में हो कम से कम 4-5 सवाल, राइट, सोल्ड वाले, चाहे किसी भी मेथड से दिए हो, आपको करने यही है, एज्यूम दूसरा वाला ही मानना है, राइट, एज्यूम दूसरा वाला ही मानना है और इस हिसाब से करना है। तो मैं यहाँ पे बेस ईयर और लिख देता हूँ, बेस ईयर 2011, और फिर उसके बाद में आप 4-5 जब सोल्ड कर लें अपने तरीके से, आप अपने तरीके से करोगे तो वो भी तो आपने ही किए ना, उसमें देर थोड़ी रखा, उसका तरीका नहीं फॉलो किया तो आपने तो किया। फिर उसके बाद में आप अनसोल्ड भी ट्राई कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।